नमस्ते व्यूअर्स, आप सभी को अर्बन बायोफ्लॉक में स्वागत है। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में जो गलतियां अक्सर फार्मर्स करते हैं उसके ऊपर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। आज इसका दूसरा एपिसोड है और इस वीडियो में हम लोग और 12 नए गलतियों का जिक्र करेंगे। पिछले वाले वीडियो और इस वाले वीडियो में जो टोटल 24 गलतियां हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये वाले सारे गलतियां अगर फार्मर्स ना करें तो हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लोग बायोफ्लॉक फार्मिंग में सफल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं गलती नंबर 13 से। गलती नंबर 13 में जो गलती के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है, बहुत सारे फार्मर्स ये गलती दोहराते हैं। हम लोगों के पास बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं कि मछली डालने के कुछ दिन बाद मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम लोग पूछते हैं पहला वाला चीज़, आप लोग मछलियों को प्रॉपरली सैनिटाइज करके डाले थे, तो ज़्यादातर उत्तर ना आता है। तो ये वाला चीज़ को बहुत ध्यान रखना है हर एक फार्मर्स को कि आप जब कोई भी मछली जो हैचरी से आप ला रहे हैं उसमें बहुत सारे इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, लीचेस, बहुत सारे चीज़ मछलियों के साथ आ सकते हैं आपके टैंक में, जो आपके कल्चर के लिए हानिकारक है। इन सारे चीज़ों को टैंक में नहीं जाने देने के लिए मछलियों को प्रॉपरली सैनिटाइज करने का ज़रूरत है। बहुत सारे फार्मर्स का ये सवाल रहते हैं कि किस चीज़ से सैनिटाइज़ किया जाए। कोई तो नमक हल्दी से सैनिटाइज़ कर देते हैं, जो बहुत पुराने सनातन तरीक़ों में से एक है, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे दिखाई नहीं दिए गए हैं साइंटिफिकली। सैनिटाइज़ करने का सबसे प्रॉपर तरीक़ों के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बना देंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये बताते हैं कि कुछ फार्मर्स जो हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट से ही सैनिटाइज़ करते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन से सैनिटाइज़ करने से मछलियाँ पूरी तरह से सैनिटाइज्ड नहीं होते हैं। ये हम लोगों का उपलब्धि है। हम लोग अपने कल्चर्स में सैनिटाइज़र जो यूज़ करते हैं वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। बाज़ार से आप कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सैनिटाइज़र खरीद सकते हैं या हम लोगों से भी आप लोग मंगा सकते हैं। ये वाले ब्रॉड स्पेक्ट्रम सैनिटाइज़र से आप मछलियों के सारे समस्याओं को एक साथ हटा सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल हो, चाहे वो फंगल हो, चाहे वो वायरस रिलेटेड हो। आते हैं गलती नंबर 14 पे। ये वाले गलती में हम लोग डिस्कस किए हैं, बहुत सारे फार्मर अपने कल्चर के पानी को प्रॉपर सैलिनिटी मेंटेन नहीं करके कल्चर करते हैं। प्रॉपर सैलिनिटी का मतलब हम लोग अपने सॉल्ट वाले वीडियो में डिटेल में समझाए हुए हैं। बायोफ्लॉक में फ़िश कल्चर के लिए आपको 1 ppt सैलिनिटी मेंटेन करना है। कुछ फिशेस के लिए हम लोग कुछ कम सैलिनिटी का सजेशन देते हैं, जैसे कि शिंगी, मांगुर और पाबदा। इन तीनों को छोड़ के सारे फिशेस के लिए आपको 1 ppt सैलिनिटी मेंटेन करना है। इन 3 फिशेस के लिए आपको 0.7 तक सैलिनिटी आप मेंटेन कर सकते हैं। प्रॉपर सैलिनिटी मेंटेन करना फिश फार्मिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको बहुत अहम एक मुद्दा है। सैलिनिटी कम करके या सैलिनिटी ना रख के आप अपने फिशेस को ही डेंजर में डालेंगे और उनके नाइट्राइट पॉइजनिंग के चांसेस और बढ़ा देंगे, और उसके साथ साथ सॉल्ट के जो अलग विशेषत्व है उसका सुविधा आप कल्चर में नहीं उठा पाएंगे। सॉल्ट आपका बहुत सारे चीज़ों का ख्याल टैंक में रखता है। कल्चर में सफल होने के लिए प्रॉपर सैलिनिटी मेंटेन करके कल्चर करना बहुत अहम होता है। आते हैं गलती नंबर 15 पे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण गलती है बायोफ्लॉक फिश कल्चर के लिए, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि बायोफ्लॉक फिश कल्चर जो है मछलियों के कल्चर से पहले बैक्टीरिया का कल्चर होता है, और इसमें हम लोग जो बैक्टीरिया का कल्चर करते हैं वो है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कल्चर। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कल्चर में आपको प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। अगर आप हाई डेंसिटी फार्मिंग करके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यानी कि 500 से ऊपर के किलो का प्रोडक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऑटोट्रॉपिक कल्चर में आपको वो नहीं मिलेगा। कोई भी फार्मर अगर ऑटोट्रॉपिक डोमिनेंट कल्चर करके 500 से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल पाए तो वो हमारे साथ संपर्क कीजिएगा, हम लोग ज़रूर उसके विषय में रिसर्च करेंगे। ज़्यादातर क्षेत्र में हेटेरोट्रॉपिक डोमिनेंस कल्चर में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल पाएगा, यानी कि 500 से अधिक किलो का प्रोडक्शन एक 10,000 लीटर टैंक में। जो बोलते हैं ये असंभव है, हम लोग ये कर चुके हैं। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो हमसे संपर्क करें। तो आपको हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया को डोमिनेंट करके रखना होगा आपके टैंक में, ताकि आपका ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो है वो डोमिनेंट ना बन जाए। डोमिनेंस का मतलब है प्रभाव।
आपका हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का प्रभाव ज़्यादा होना चाहिए ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के प्रभाव से, क्योंकि आपका ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में आपका कोई कंट्रोल नहीं है आपके टैंक में। तो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि आपका हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को ज़्यादा ध्यान रख के, उसको ख्याल रख के, उसका CN रेशियो ठीक ठाक मेंटेन करके आप हेटरोट्रॉप डोमिनेंस कायम कर सकते हैं। इससे आपके कल्चर में वाटर क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेंगे, डिजीज़ फ्री मछली रहेंगे और बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी में आप प्रोडक्शन कर पाएंगे और FCR भी आपका कम आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप अपना CN रेशियो मेंटेन करके और रेगुलर इंटरवल पे FCO चार्ज करके, मतलब फार्मेंटेड कार्बन ऑर्गेनिक चार्ज करके आप अपने टैंक में हेटरोट्रॉपिक डोमिनेंस बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए हुए हैं। गलती नंबर 16, हम लोग जो दिन भर में कार्बन सोर्स ऐड करते हैं, बहुत सारे फार्मर से ये गलती हो जाता है, एक ही बार में पूरा कार्बन सोर्स, मतलब जो कार्बन का सोर्स मिलाना है टैंक में, वो मोलासिस हो, चाहे गुड़ हो या चीनी हो, तो वो सारे एक साथ घुल के एक ही बार में फार्मर लोग मिला देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गलती है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में। अगर आपको बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग ठीक से करना है तो आपको कार्बन सोर्स धीरे धीरे मिलाना है। इसके लिए सबसे सही उपाय है, जैसे मनुष्य को सलाइन दिया जाता है सलाइन बोतल से, वैसे सलाइन का ड्रिप का एक बॉटल या नॉर्मल कोई भी 2 लीटर का बॉटल में आप वो सलाइन का ड्रिप का जो पाइप होता है जिसमें नोज़ल लगा हुआ रहता है, जिससे ड्रॉप ड्रॉप करके सलाइन की तरह आपका कार्बन सोर्स जो है उसका मिश्रण धीरे धीरे टैंक में गिरेगा और सारा दिन गिरता रहेगा। इससे आपका सबसे अच्छा कार्बन का मिश्रण टैंक में होता है। ये ज़रूर ध्यान में रखें। गलती नंबर 17, ये जो गलती है, ये गलती भी बहुत सारे फार्मर से कॉमनली हो जाते हैं जाने अनजाने में। ये है, आपका जो टैंक है वो तारपोलिन हो या सीमेंट हो, उसका जो स्लोपिंग है, मतलब उसका जो ढाल है, ढलान है, सेंट्रल ड्रेनेज जो जिसे कहते हैं हम लोग, मतलब टैंक के बीचों बीच जो पाइप बीचों बीच से होके निकलता है ड्रेनेज के लिए, उस तरफ जो ढाल होता है वो ढाल मिनिमम 8 इंच रखना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई ये स्लोप ठीक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कोई तो शुरुआत में बालू से ढाल बनाते हैं, जो पानी के प्रेशर में ढाल बैठ जाता है, या मिट्टी से ढाल बनाने से पानी के प्रेशर से ढाल बैठ जाता है। तो इसका आपको खासा ध्यान रखना है और ढाल जो बनाना है वो पूरा मजबूत ढाल बने, इसके लिए स्टोन चिप्स वगैरह से आप सीमेंट से पूरा चीज़ को ढाल बना सकते हैं और इसका ख्याल ज़रूर रखें। और ये ढाल ही आपको आपके कल्चर के सक्सेस की तरफ बढ़ा देगा। अगर आपका स्लज ठीक से क्लीन होगा टाइम टू टाइम, तो ये आपका कल्चर का सक्सेस के लिए हेल्प होगा। आते हैं गलती नंबर 18। गलती नंबर 18 में हम लोगों ने ये गलती ढूंढ के निकाला है कि बायोसिक्योरिटी बहुत सारे फार्मर्स या किसान मेंटेन नहीं करते। बायोसिक्योरिटी का मतलब है आपका जो मछली है उसका सुरक्षा। आपका मछली को सुरक्षा देने के लिए कोई भी चीज़ अगर हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे तालाब के खेती में आपका कोई हाथ नहीं रहता। अगर आप रात को घर में सोते रहे होंगे तो अगर कोई आपके तालाब में आके जहर मिला देगा तो वो आपका हाथ में नहीं है। लेकिन बायोफ्लॉक फिश कल्चर में अगर आप एक पूरा शेडेड और आपके बाउंड्री वाला एरिया में ये खेती कर रहे हैं तो ये आप उसको ताला चाबी दे के बाहर से बंद कर सकते हैं। तो ये एक सुरक्षा मछली का बाहर से हो गया। तो ये भी एक बायोसिक्योरिटी है। और बायोसिक्योरिटी का और एक उदाहरण अगर हम देंगे, हम लोगों के हाथों में बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अभी के टाइम में सैनिटाइजेशन का इम्पोर्टेंस सभी लोगों को पता है। हम लोग अगर बिना सैनिटाइज किए हाथ को बार बार टैंक में डालेंगे, या कोई भी आपका गेस्ट या विजिटर्स जो आते हैं बाहर से आपको फार्म देखने के लिए, वो अगर टैंक में हाथ देते हैं तो वो एक रिस्क होता है बायोफ्लॉक में पैथोजेंस इन्फ्यूशन का। मतलब अगर आपके टैंक में पैथोजेंस या ख़राब बैक्टीरिया आ गए तो वो आपके मछलियों को बीमार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा आपका बायोसिक्योरिटी को लेके। इसके सल्यूशन के लिए आप लोग पोटेशियम परमैंगनेट का एक सल्यूशन बना के अपने फार्म में रख सकते हैं।
जिससे कोई भी अगर टैंक में हाथ देने से पहले अपने हाथ को पोटेशियम परमैंगनेट वो सॉल्यूशन में धो ले, तो इससे इसका सॉल्यूशन हो सकता है। या कोई भी सैनिटाइज़र से आप ये सॉल्यूशन बना सकते हैं। आते हैं गलती नंबर 19 पे। ये है एक ऐसा गलती जो ज़्यादातर किसान को पता नहीं होता है। बायोफ्लॉक में एक चीज़ आपको जान लेना है कि मछलियाँ जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं होता है। इसका मतलब है अगर आपको हम लोग किसी ठंडे जगह पे, बर्फीले जगह पे लेके रखें तो आप ज़िंदा रहेंगे, क्योंकि आपका रक्त जो है वो गर्म है अंदर से, और बाहर से जो ठंड है वो आपको जमा देने का कोशिश करेगा। फिर भी आप अपने गर्म रक्त के वजह से आप उस ठंडे से जूझ सकते हैं। तो हम लोग जो है, ह्यूमंस जो है, वो वार्म ब्लडेड एनिमल है। मछली जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। इसका मतलब है मछली को जो टेम्परेचर बाहर से फील होता है उसे अंदर से भी वो सेम टेम्परेचर फील करता है। अगर आप मछली को उतना टेम्परेचर में रख देंगे तो वो जम के बर्फ़ हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है बायोफ्लॉक खेती के लिए कि आप अपना टैंक का जो टेम्परेचर है उसे ज़्यादा फ्लक्चुएट होने मत दें। कभी आपका टैंक का टेम्परेचर 22 डिग्री है तो कभी 32 डिग्री है, तो ऐसा फ्लक्चुएशन मछली को बहुत सारा हानि पहुंचाता है और उसको बीमार भी कर देता है, उसका इम्यून सिस्टम को ब्रेक कर देता है। तो इसके लिए जो सल्यूशन है, टैंक को आप प्रॉपरली इंसुलेट करें। इंसुलेट करने का बहुत सा मटेरियल्स आपको बाज़ार में मिल जाते हैं। प्रोटेक्शन शीट के तौर पे टारपोलिन में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे इंसुलेटर आप सीमेंट टैंक में भी यूज़ कर सकते हैं। इंसुलेटर्स जो होते हैं वो गर्मी को बनाए रखते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। आते हैं गलती नंबर 20 पे। गलती नंबर 20 पे जो गलती का हम लोग जिक्र किए हैं वो है, कोई भी किसान अपने फार्म का जब देख रेख करता है तो उसमें साफ़ सफाई का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। साफ़ सफाई अगर आपके फार्म में ठीक ठाक होगा तो आपके टैंक में बाहर से पैथोजेंस आने का चांसेस बहुत कम रहेंगे। आपका टैंक जितना साफ़ सुथरा रहेगा, आपका पानी जितना साफ़ सुथरा रहेगा, आपका वातावरण जितना साफ़ सुथरा रहेगा, जहाँ से आपका एयरेशन सिस्टम का हवा आ रहा है वहाँ जितना साफ़ सुथरा रहेगा, उतना आपका बायोसिक्योरिटी बना रहेगा और आपका टैंक में, आपके फार्मिंग में सक्सेस अनिवार्य होगा। फार्मर लोगों को हम लोगों की तरफ से एक टिप्स है कि आप कोई भी मछली अपने फार्म में मर जाने के बाद उसे टैंक के आसपास या फार्म के आसपास ना फेंक दें। उसे ले जाके, सबसे अच्छा होता है फॉर्मेलिन में डुबा के उसको आप मिट्टी में गाड़ दें। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मेलिन नहीं है तो आप ऐसे ही दूर, फार्म से बहुत दूर जाके मिट्टी में गाड़ दे सकते हैं। गलती नंबर 21 में हम लोग जो गलती का जिक्र किए हैं वो है, हम लोगों में से बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्ट के दौरान मछली को जो स्ट्रेस आता है उसको नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब नज़रअंदाज कर देते हैं। छोटा मछली जब ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपके पास पहुंचता है, वो किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन हो, वो फ्लाइट हो तो सबसे अच्छा है, अगर बस हो या ट्रेन का ट्रांसपोर्टेशन हो तो उससे मछली को बहुत से स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। उसमें वो स्ट्रेस को लेके मछली जब आपके पास पहुंचता है तो संगे संग उसे टैंक में डाल देना या किसी भी तरह का उसे रिलीफ नहीं करा के उसको टैंक में डालना उसके लिए बहुत स्ट्रेसदायक होता है। वो एक नया वातावरण में आता है और उससे आप अगर छोटे मछली को हाई ऑक्सीजन में डाल देंगे ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस के बाद तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगा और वो वाइब्रेशन सहन नहीं कर पाएगा और ज़्यादा ऑक्सीजन के कारण वो मर भी सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। मछली को आपके पास लाने के बाद अच्छा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़रूरी है, जिसका निर्दिष्ट नियम रहते हैं। इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गलती नंबर 22 पे हम लोगों ने जो गलती का जिक्र किया है वो है, कोई भी फार्मर का सक्सेसफुल होना उसका खर्च को कम करने के बाद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में डिपेंड होता है। मतलब आपको अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है,
तो सबसे पहले आपको खर्च को कम करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। खर्च को कम ना कर पाना सबसे बड़ा गलती में से एक है। तो इसमें हम लोगों ने जिक्र किए हैं कि आप अगर आपके FCR जो है, जो फीड कन्वर्शन रेशियो है, जिसे आपका सफलता का सूत्र माना जाता है, उसे अगर आप कम नहीं कर पाए मछली फार्मिंग में तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस बार में खासा ध्यान रखिए कि आप जो सारा एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं वो वाजिब है कि नहीं, वो कितना कल्चर के लिए ज़रूरी है और कौन सा एक्सपेंसेस जो है वो आप घटा सकते हैं, कैसे अपने FCR को कम कर सकते हैं। इसके बारे में भी ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए आप लोग हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। गलती नंबर 23 में हम लोग एक बहुत मामूली दिखने वाला गलती को रखे हैं जो एकदम ही मामूली नहीं है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गलती है, मतलब महत्वपूर्ण एक गलती है आपके फार्मिंग में सफल ना होने के लिए। बहुत सारे फार्मर जो हैं वो खेती करने के समय कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। रिकॉर्ड मेंटेनेंस का एक अलग फॉर्मेट होता है, एक अलग तरीका होता है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स कल्चर रिलेटेड मेंटेन किया जा सके। इस बारे में हम लोगों के अंडर जो कल्चर करते हैं उन लोगों को सारे डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं और सिखाते हैं कि कैसे डेटा रिकॉर्ड किया जा सके और ये भविष्य में आपको कैसे आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के काम में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो हम लोगों का सुझाव ये है कि आप लोग सही से कल्चर रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करें, क्योंकि ये रिकॉर्ड सिर्फ आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के काम में नहीं, आपके कल्चर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पिछले सारे रिकॉर्ड्स आपके कल्चर को समझने के लिए एक्सपर्ट्स को बहुत हेल्प दिलाते हैं। हम लोगों के अंडर में जो फार्मिंग करते हैं उन सारे फार्मर्स को ये रिकॉर्ड शीट मेंटेन कराते हैं और रिकॉर्ड शीट के हिसाब से हम लोग उन लोगों के कोई भी समस्या को समाधान कर सकते हैं उनके रिकॉर्ड शीट को देख के ही। सबसे आखिर में जो गलती हम लोगों ने जिक्र किया है ये एक बहुत महत्वपूर्ण गलती है। बहुत सारे फार्मर्स को देखा गया है जो स्ट्रेस सिग्नल्स जो होते हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए, ये स्ट्रेस सिग्नल्स क्या है? स्ट्रेस सिग्नल्स है मछलियों को जब स्ट्रेस होता है, वो कोई भी कारण हो, नमक के कमी के कारण हो, एमोनिया के बढ़ने के कारण हो, नमक के ज़्यादा होने के कारण हो, पानी में pH के बढ़ने के कारण हो, pH के घटने के कारण हो, या किसी भी कारण के लिए मछलियों को जो स्ट्रेस होता है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ उसके सिग्नल्स आपको मिलते हैं। जैसे आपको अगर लगातार आप अगर टेस्ट किट से टेस्ट ठीक से करते रहेंगे तो आपको अगर एमोनिया 2 से ज़्यादा मिल रहा है तो आपको वो स्ट्रेस सिग्नल है, मतलब आपके टैंक में लगातार एमोनिया ज़्यादा रह रहा है, तो आपको ये घटाना है, जल्द से जल्द इसको घटाना है, इसके ऊपर काम करना है। अगर आप इस स्ट्रेस सिग्नल को नज़रअंदाज करते रहेंगे तो मछलियाँ आपके कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहते हुए वो बीमार पड़ जाएंगे और आपके टैंक में हेवी मॉर्टेलिटी हो सकता है और उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो क्रैश कर सकता है। तो स्ट्रेस सिग्नल्स को एकदम नज़रअंदाज ना करते हुए आप अपना कल्चर को आगे बढ़ाएं और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपको हम लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिए और हम लोगों से जुड़े रहने के लिए हम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोगों का हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बायोफ्लॉक रिलेटेड ऑलवेज़ लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।